to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हम इनके पीछे होंगे, ये बुजुर्ग हमारे आगे होंगे। कल 11 बजे 21 तारीख को हम दिल्ली को कूच कर देंगे। मुझे कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का बोझ पड़ रहा हो। ये एक कटीली तार है। इस वक्त की हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है और बाकायदा दूरबीन से देखिए कि ये जो पुलिस अधिकारी है बाकायदा दूरबीन से यहाँ पर इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है कि क्या कुछ हलचल यहाँ पर है। ये झोपड़ी लोहे की बनी है, इसी में जो ड्राइवर है वो बैठेगा, जिससे आंसू गैस के गोले जब छोड़े जाएंगे तो उससे बचाव हो सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने बुधवार को दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। क्यों ये ऐलान हुआ है? क्योंकि सरकार के साथ हुई चौथी बातचीत के बाद भी बात नहीं बन सकी। और बात क्यों नहीं बन सकी? सरकार ने क्या फॉर्मूला दिया था जिसे किसानों ने ठुकरा दिया, जिसे नकार दिया, और 21 तारीख के बाद दिल्ली में क्या हो सकता है, इन सब विषयों पर आज बात करेंगे। और साथ में बात होगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक मानहानि केस पर, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के हालात पर बात होगी। हमारे एक रिपोर्टर वहीं से लौटे हैं अभी। और महाराष्ट्र में नौकरी में आरक्षण पर आए फैसले की भी बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, चंडीगढ़ में जो फैसला बदला गया है, मेयर के चुनाव को रद्द किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, उस पर भी बात होगी। मेरा नाम है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के पीछे की कहानी शुरू होती है 18 फरवरी की शाम से। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों की बैठक थी। बैठक में सरकार की ओर से पहुंचे थे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय। किसानों की ओर से पहुंचे थे 14 प्रतिनिधि, जिनमें सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो दोनों महत्वपूर्ण नेता हैं इस किसान आंदोलन के, वो भी शामिल थे। और इस मीटिंग में केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया था एक नया फॉर्मूला। केंद्र सरकार का ये फॉर्मूला था क्या? मसूर, उड़द, तुअर, मक्का और कपास उगाने वाले, ये 5 फसलें हैं, ये उगाने वाले किसानों के साथ 2 सहकारी एजेंसियां 5-5 साल का एग्रीमेंट करेंगी। और ये 2 एजेंसियां कौन सी हैं? ये एजेंसियां हैं NCCF यानी राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, और NAFED NAFED जिसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। एग्रीमेंट के जरिए ये फसलें सीधे किसानों से MSP पर खरीदी जाएंगी। खरीद की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि अलग अलग फसलों के उत्पादन से पंजाब की खेती बचेगी, राज्य के भूजल स्तर में सुधार होगा और भूमि को बंजर होने से रोका जा सकेगा। ये फॉर्मूला बताने आए थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। एक तरह का ऑफर था ये किसानों के लिए। और उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया, जब वो फॉर्मूला बताने आए तो उन्होंने याद दिलाया कि सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और क्या क्या कर रही है। हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो, पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। तो जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी। ये प्रस्ताव रखने के बाद सरकार ने किसानों को 2 दिन का समय दिया सोचने के लिए। आप सोचिए इस प्रस्ताव पर, और कहा कि आप 20 तारीख तक सोच करके हमें बता दीजिए। लेकिन किसानों ने 19 तारीख तक ही सोच लिया और सरकार को नो थैंक्स बोल दिया। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने नकार दिया और ये ऐलान कर दिया कि अब 21 तारीख को, 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। यहीं से बनता है अगला सवाल कि सरकार जब 5 फसलों की 5 साल तक MSP पर खरीद के लिए तैयार है, तो किसानों ने इस प्रस्ताव को ना क्यों कह दिया, इसको ठुकरा क्यों दिया? किसानों का कहना है कि पहली बात तो ये कि 5 नहीं, सभी 23 फसलों पर MSP की गारंटी चाहिए, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में कहा गया है। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उस पर विस्तृत वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए दे रहे हैं। दूसरी बात किसानों ने कही कि सरकार जिन 5 फसलों को 5 साल के लिए MSP पर खरीदने की गारंटी दे रही है, बाजार में पहले से ही इन फसलों की कीमत
एमएसपी से ज़्यादा मिल रही है। ऐसे में सरकार ये प्रस्ताव देकर किसानों का कोई भला नहीं कर रही है, कोई हित नहीं कर रही है और सरकार की नीयत में खोट है, ऐसा किसान संगठनों में किसान नेताओं ने कहा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कुछ और कारण भी इसके बताए कि क्यों सरकार के इस प्रस्ताव से किसान सहमत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5 उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। कृषि अर्थशास्त्री हैं देवेंद्र शर्मा। दैनिक भास्कर से बात करते हुए उन्होंने इस मसले पर कहा कि सरकार का फोकस पंजाब और हरियाणा पर ज़्यादा है क्योंकि वहीं के किसान आंदोलन कर रहे हैं और लंबे समय से सरकार इस कोशिश में है कि पंजाब और हरियाणा में चावल और गेहूं के अलावा दूसरी फसलें भी उगाई जाएं, किसानों को कपास और मक्का बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मगर इस प्लान से मध्य भारत, पूर्वांचल और दक्षिणी भारत के किसानों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। फिर तिलहन, मसाले और फल सब्जियों को लेकर भी सरकार ने अलग से कोई योजना नहीं बताई है, ऐसा देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं। सरकार के नए प्रस्ताव और इस पर किसानों की असहमति को और अच्छे से समझने के लिए हमने बात की इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एग्रीकल्चर से जुड़े विषयों पर लिखने वाले पत्रकार हरीश दामोदरन से। हमने उनसे पूछा कि सरकार ने जो ऑफर दिया है किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी देने का 5 साल तक, किसान उसे घाटे का सौदा क्यों मान रहे हैं? नहीं, घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन किसान जो है वो कन्विंस नहीं है। घाटे का सौदा तो नहीं है वो, लेकिन वो वही है, वो ट्रस्ट डेफिसिट है। वो चाहते हैं कि इसमें जो है सीधा जो है कानून लागू करें। तो और ये जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, देखिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो बनता नहीं है। ये तो हमारे इंडस्ट्री में भी नहीं होता है कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, है ना। हमको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है नौकरी का। तो ये इसका क्या मतलब है कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हर किसान के साथ करेंगे कि इतना मूंग खरीदेंगे, इतना अरहर खरीदेंगे, इसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो फार्मर्स को लग रहा है कि इसमें ज्यादा ये दम नहीं है, तो इसीलिए और वो चाहते हैं कि कुछ एमएसपी का कुछ जो है लीगल गारंटी या कुछ एश्योरेंस तो क्लियरली होना चाहिए। इन्होंने तो मांगा कि ये कानून बना दो, लेकिन कानून तो बनाना थोड़ा मुश्किल है। whereas अकॉर्डिंग टू मी जो सरकार को जो करना चाहिए ये है कि हम जो है एश्योरेंस देंगे और वो स्टेट्स के जरिए हम एश्योरेंस देंगे। मतलब हम जो है वो जो है हम लोग कोशिश करेंगे और हमारा ये होगा कि हम पूरी तरह से ये कोशिश करेंगे कि एमएसपी जो है वो इस तरह से एक एश्योर्ड प्राइस के नाम पे हम उसको देंगे। ऐसे कुछ करना चाहिए था। ये जो इन्होंने जो बोला कि हम जो है ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ये सब ये इसमें वही है ना, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट है मेनली। हरीश जी, जो ये मांग है 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी की, फर्ज करें कि अगर मिल जाती है 23 फसलों पर, तो क्या सेफली हम ये कह सकते हैं कि किसानों की आय बढ़ जाएगी और एक किस्म की आर्थिक सुरक्षा उन्हें मिल जाएगी? दुगनी और ये आधा ये वाला नहीं है। मेन जो आप जो है एमएसपी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो एमएसपी किस बेसिस पे आप डिक्लेयर कर रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि ये मिनिमम सपोर्ट होना चाहिए, तो आपका एक दायित्व तो बनता है ना कि इसको इम्प्लीमेंट करें। ऐसा नहीं है कि यू जस्ट अनाउंस एंड देन फॉरगेट, है ना। सो आई थिंक वो जो है अभी काफी ये बढ़कर आ रही है। मुझे लग रहा है ये जो फार्मर्स जो चाहते हैं कि इस तरह का एक जो है इम्प्लीमेंट हो जाए, वही मुझे लग रहा है। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या हो सकता है? 2 तरीके हैं। पहला, खरीदारों को एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए फोर्स किया जाए। मसलन कानून कहता है कि गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों की तरफ से खरीद के 14 दिनों के अंदर उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा।
लेकिन ये व्यावहारिक नज़रिए से बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हो सकता है कि एमएसपी देने के डर से फसल खरीदी ही ना जाए। दूसरा तरीका यह है कि सरकार ही किसानों की पूरी फसल एमएसपी पर खरीद ले, मगर कई जानकार मानते हैं कि वित्तीय लिहाज से ये टिकाऊ व्यवस्था नहीं है। इन दोनों तरीकों के अलावा कृषि विशेषज्ञ एक तीसरे तरीके की ओर भी इशारा करते हैं। इसको कहते हैं मूल्य कमी भुगतान, यानी कि पीडीपी। इसमें सरकार को किसी भी फसल को खरीदने या स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। बस अगर बाजार मूल्य और एमएसपी कम है तो सरकार ये सुनिश्चित कर दे अपनी ओर से कि किसानों को इन दोनों के बीच का अंतर मिल जाए। मगर राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने के लिए बहुत माथापच्ची, बहुत सोच समझकर, बहुत कायदे से बनाया गया एक प्लान चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो गतिरोध अभी किसानों और सरकार के बीच चल रहा है वो टूटे। और अब बारी है सुर्खियों की। पहली सुर्खी आज की आई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग कराने के लिए कहा और रीकाउंटिंग के आधार पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी करार दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव वाले दिन रिटर्निंग ऑफिसर ने जिन 8 वोटों को अवैध करार दिया था वो सभी वोट आप कांग्रेस के प्रत्याशी, आप और कांग्रेस के जो साझा प्रत्याशी थे, कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया। 20 फरवरी को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। इस चुनाव नतीजे में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने बीजेपी कैंडिडेट मनोज कुमार सोनकर को विजेता घोषित किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जानबूझकर 8 बैलेट पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की, जो कि कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे। कोर्ट के सामने मसीह ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान बनाए थे। सीजीआई ने यह भी कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपराध किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के बाद बेंच ने 19 फरवरी को कहा था कि सभी बैलेट पेपर कोर्ट के सामने पेश किए जाएं। 20 फरवरी को सारे बैलेट पेपर कोर्ट के सामने रखे गए। इन्हें देखने के बाद ही रीकाउंटिंग के आदेश दिए गए और फिर ये फैसला सामने आया, जिसमें सीजीआई ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे, इसलिए उन्हें विजयी घोषित किया जाता है। सुनिए इस मसले पर आ रही तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। बिल्कुल आज बहुत बड़ा दिन है, आज सच्चाई की जीत हुई है और ये जो माननीय अदालत का जो आज फैसला आया है इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जीती है और बुराई हारी है। जो बीजेपी की नीतियां हैं वो हारी हैं, जिस तरीके से वो षड्यंत्र करके अपने लोगों को जिताते आए हैं आज कहीं ना कहीं वो हारे हैं। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी और जो फेलो जजेस हैं, जिन्होंने आज पूरे देश के अंदर ये बता दिया कि न्याय अभी जिंदा है। अगली सुर्खी में रुख पश्चिम बंगाल का। आप जानते हैं कि यहाँ संदेश खाली गांव की महिलाओं ने टीएमसी के 3 नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद से संदेश खाली राजनीति का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। ये वीडियो देखिए। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी धरने पर बैठे हैं। दरअसल 19 फरवरी के दिन शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने संदेश खाली जाने की अनुमति दी थी, लेकिन संदेश खाली के 6 इलाकों में आज 20 फरवरी को फिर से धारा 144 लगा दी गई। इसमें धमखाली का इलाका भी शामिल है, जहां शुभेंदु अधिकारी को रोका गया। आज पुलिस के रोकने पर वो वहीं धरने पर बैठ गए। शुभेंदु के अलावा लेफ्ट नेता वृंदा करात को भी संदेश खाली जाने से रोका गया। इसके बाद आया हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी और वृंदा करात संदेश खाली के हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंचे। इससे पहले 19 फरवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी संदेश खाली पहुंची थी। उन्होंने बंगाल के डीजीपी से मुलाकात भी की थी। जहाँ तक मैंने सजेशंस की बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, पुलिस से कोताही हुई है, पुलिस से कुछ कमी है, इसीलिए ये बात इतनी बड़ी हुई है, उस पर हम वर्क करेंगे। उन्होंने ये माना, ये भी बहुत बड़ा स्टेप है। मुझे लगता है जब आपकी कमी हो और आप मान लो तो ये सुधारने की तरफ पहला कदम है, तो ये सुधरेगा, ये मैं आशा रखती हूँ। इस बीच संदेश खाली की पीड़िताओं को अस्थायी शरण देने के लिए राजभवन में पीस होम खोला गया है। इसके लिए 3 कमरे अलॉट किए गए हैं।
संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के आरोप लगाए हैं। शाहजहां शेख अभी तक फरार है, जिसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ये चौंकाने वाला है कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। अगर उसके खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, लेकिन इनमें अगर एक भी आरोप सही है तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए। आप बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये कोर्ट ने कहा। हमारे रिपोर्टर सिद्धांत मोहन कल ही संदेश खाली से लौट करके आए हैं। उनकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आप जल्द ही द लेलन टॉप पर देखेंगे, पर ग्राउंड पर उन्हें कैसे हालात दिखे वो आपको उनसे सुनवाते हैं। तो संदेश खाली में हालत जो है वो थोड़ी सी चिंताजनक है। हम लोग तो शाहजहां शेख जो इस मामले का मुख्य आरोपी है उसके घर जा रहे थे रिपोर्ट करने, तो भीड़ ने लगभग 2 दर्जन लोग थे। उन्होंने हमारी गाड़ी को घेर लिया, पूछा कहाँ जा रहे हो, आईडी वाईडी चेक किया, फिर बोला कि वापस जाओ, आगे नहीं जाना है, रास्ता बंद है, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ वापस। उसके अलावा जब हम आज आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये शो देख रहे होंगे, तो आज तो वहाँ पे जाके लेफ्ट के नेताओं को और भाजपा के नेताओं को एंट्री मिली है कोर्ट के दखल के बाद। और कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि शाहजहां शेख को अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। राज्य की सरकार से उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा इस पूरे खेल में वहाँ के खारे पानी का जो नून जल अगर कहें वहाँ की स्थानीय भाषा में, तो वहाँ के खारे पानी का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे विवाद को जन्म देने में। उस खारे पानी की वजह से ही शाहजहां शेख, शिबू हजरा और उत्तम सरदार जैसे नेता कम गुंडे पैदा होते हैं वहाँ पे। और वो महिलाओं के साथ तो जो उनकी क्रूरताएं हैं और जो उनकी हिंसक हरकतें हैं वो तो होती ही हैं, वहाँ के बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ भी उनकी तमाम किस्म की क्रूरता की कहानियां हमें देखने और सुनने को मिली है, जो जल्द एक फाइनल रिपोर्ट में समेट कर हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। और अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त गुजर रही है। 19 फरवरी को राहुल का कारवां अमेठी पहुंचा, रोड शो हुआ, जनसभा हुई, फिर तारीख आई 20 फरवरी। तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा 20 तारीख को अमेठी से होते हुए बछरावा और फिर लखनऊ पहुंचनी थी। यात्रा अपने तय गंतव्य तक पहुंची भी, लेकिन इसके पहले राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे, क्योंकि मानहानि के एक मामले में यहां के MP MLA कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही कोर्ट पहुंचे और अदालत के बाहर डटे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी से उनका स्वागत किया। और इसके थोड़ी देर बाद खबर आई कि सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई है। यानी कोर्ट ने राहुल गांधी को 25,000 रुपए की सिक्योरिटी और 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। मानहानि का ये कौन सा मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली, ये भी बता देते हैं। कुछ साल पीछे इसके लिए आपको लौटना होगा, जब राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तारीख थी 8 मई 2018। राहुल गांधी बेंगलुरु में थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख के ठीक 4 दिन पहले राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा। उनके निशाने पर थे तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। उन पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी की वजह से ही राहुल गांधी पर मानहानि का केस दायर किया गया। उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये भी सुनवाते हैं। Amit Shah has been accused of murder, right? The Supreme Court themselves have mentioned the Loya case. So I don't think Amit Shah has a lot of credibility. अमित शाह पर राहुल गांधी की इस टिप्पणी का बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया। ये बयान कर्नाटक में दिया गया था, पर केस दर्ज हुआ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को डिफेमेशन यानी मानहानि का केस फाइल किया सुल्तानपुर में। और अभी कोर्ट को ये तय करना है कि ये मानहानि है या नहीं, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को जमानत इस मामले में मिल गई है। जिन्होंने केस दर्ज करवाया था बीजेपी नेता विजय मिश्रा, उन्होंने मीडिया से आज बात भी की। इस बात को लेकर के मुझे काफ़ी क्षोभ हुआ, काफ़ी दुख हुआ। इसको लेकर के मैंने अपने समर्थकों से और अपने अधिवक्ता से कानूनी राय मशविरा लेकर के एक परिवाद माननीय न्यायालय में 2018 में ही दायर किया था, जिसको लेकर के 5 बार लगभग सम्मन जा चुका राहुल गांधी को, परंतु राहुल गांधी अभी तक कभी हाजिर नहीं हुए। उसी को लेकर के आज एक तिथि थी, आज उन्होंने अपना सरेंडर एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन दिया और उनको बेल
मिल गई, जमानत उनकी हो गई। अब बताते हैं कि मानहानि के इस केस में राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में जो वकील पेश हुए थे और विजय मिश्रा की ओर से जो वकील पेश हुए थे, दोनों ने क्या दलीलें दी, सुनिए। ऐसा है कि आज चूंकि उनकी जमानत अर्जी विचाराधीन थी, तो इसमें आज कुछ बहुत ज्यादा कहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जिन धाराओं में माननीय राहुल गांधी को तलब किया गया था वो जमानती धाराएं हैं, ठीक है ना। हाजिर हुई और जमानत हुई। यद्यपि परिवादी की तरफ से कुछ कथन किया गया जो उन्होंने अपने परिवाद पत्र में दिया है, लेकिन उनका कथन जो है इस मामले में कोई महत्वपूर्ण आज की तिथि के लिए नहीं रहता है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं है, उनके खिलाफ सारे एविडेंस मौजूद हैं और हमने वो सब सारे रिकॉर्ड पत्रावली में लगाए हैं। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए वापस अमेठी चले गए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। इस खबर के आखिर में आपको एक जानकारी और दे देते हैं। अमित शाह पर की गई जिस टिप्पणियों पर राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ, उस बयान में राहुल ने जज लोया का जिक्र भी किया था। जज बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में हो गई थी। जज लोया गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस की जांच कर रहे थे। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह भी आरोपी थे। 21 दिसंबर 2018 को सीबीआई की विशेष अदालत ने अमित शाह समेत इस केस के 22 आरोपियों को बरी कर दिया था। साथ ही जज लोया की मौत की जांच की मांग वाली याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि इस मामले का कोई आधार नहीं है। राहुल गांधी अमेठी पहुंचे तो ये खुसफुसाहट भी शुरू हो गई कि क्या 2024 में वो फिर से यहां से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी स्थिति से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो जहां से लड़ेंगे वहां से उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा। यूपी में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का क्या हाल है, इस पर भी वेणुगोपाल ने जवाब दिया। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि जब तक सीट शेयरिंग पर डील डन नहीं हो जाती तब तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाने का मतलब नहीं है। लेकिन अब वेणुगोपाल ने कहा है कि यूपी में सपा से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है, ये फाइनल स्टेज पर है और हम जल्दी ही इसका ऐलान भी कर देंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से और भी कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरें आई हैं। सुनते हैं न्यूज रूम में हमारे साथी अभिनव से। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी 2-3 महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। आज एक पहली खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने 5 और प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के। वाराणसी, कैराना, बरेली, हमीरपुर और बदायूं से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार बागी हो गए थे तो भतीजे चुनाव हार गए। इस बार शिवपाल यादव को खुद प्रत्याशी बना दिया है, तो एक अच्छी इंटरेस्टिंग फाइट वहाँ देखने को मिली। वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। सुरेंद्र सिंह पटेल 2012 में सेवापुरी से विधायक रह चुके हैं और उससे पहले भी जो है 1-2 बार और पहले विधायक रहे, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में। सेवापुरी का जो इलाका है वहाँ पे पटेल आबादी अच्छी खासी है। अपना दल के कोटे की सीट है। अब पिछली बार वो सीट अपना दल ने जीती, लेकिन वहाँ पे कुर्मी वोटरों की संख्या अच्छी खासी बताई जाती है। इनके परिवार के जो भाई थे वो भी रोहिंग्या से विधायक रह चुके हैं। रोहनिया से विधायक रह चुके हैं। जो अनुप्रिया पटेल की सीट थी, कभी उन्होंने जब खाली की थी तो उपचुनाव में उन्होंने जीती थी। एक सीट महत्वपूर्ण जो अजेंद्र सिंह राजपूत को जो है वो हमीरपुर से उतारा गया। हमीरपुर से अभी बीजेपी के जो पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं वो 2 बार के सांसद हैं। अजेंद्र सिंह की दावेदारी विधानसभा में पिछली बार बताई जा रही थी। चरखारी से इनके लड़ने की चर्चा थी, लेकिन वहाँ से बृजभूषण सिंह जो गुड्डू हैं वो चुनाव जीत गए थे, तो इस बार इन्हें लोकसभा की उम्मीदवारी मिल गई है। बरेली से वहाँ पे प्रदीप सिंह एरन को उतारा हुआ है। प्रदीप सिंह जो है वो 2009 में कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। बरेली सीट पे आप जानते होंगे कि संतोष गंगवार की सीट है। केंद्र में मंत्री रहे लंबे वक्त तक और 6-7 बार के सांसद हैं, तो उनकी उम्र हो गई। अब वहाँ पे हो सकता है भाजपा टिकट बदले, तो एक वो सीट है और एक सीट जो हमीरपुर की तो मैंने आपको बता दी। बरेली, कैराना से इकरा हसन को टिकट दिया गया। इकरा हसन नाहिद हसन की बहन है, जो नाहिद हसन विधायक हैं और अभी जेल में है। तो ये हुकुम सिंह के जाने के बाद यहाँ पे बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई थी। उपचुनाव हार गई थी, लेकिन बाद में जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ से प्रदीप चौधरी जीते। तो ये 5 नामों की लिस्ट है। एक और खबर ये कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो राजा भैया वाली पार्टी है उसकी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की चर्चा हो रही 2024 के लोकसभा को लेकर के। उत्तम पटेल जो कि राज्य के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो राजा भैया के घर गए थे, तो उस मीटिंग की एक फ़ोटो आई तो लोग पूछने लगे कि ये खिचड़ी की भोज पे क्या खिचड़ी पक रही है।
तो अगर ऐसा होता है तो उसका पहला नतीजा आपको जो है ये जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी को 3 विधायकों की ज़रूरत है और 2 विधायक राजा भैया के पास हैं। अगर ऐसा होता है तो चर्चा ये है कि 3 से 5 सीटें राजा भैया की पार्टी को समाजवादी पार्टी दे सकती है। और आज की आखिरी सुर्खी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण पर मुहर लग गई है। विधानसभा में ये बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस बिल में ओबीसी कोटे में बिना कटौती किए मराठा समुदाय को 10% आरक्षण की सिफारिश की गई है। इससे मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। ये बिल अब विधान परिषद में रखा जाएगा। सदन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण बिल को सर्वसम्मति और पूर्ण बहुमत से पारित करने की अपील की। हालांकि विपक्षी नेताओं के साथ साथ सत्ता पक्ष से एकमात्र सदस्य एनसीपी नेता और मंत्री छगन भुजबल ने बिल पर आपत्ति भी जताई, यानी एक आपत्ति पक्ष से भी आई। वहीं कांग्रेस नेता और सदन में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने बिल पर अपनी सहमति दी। बिल पास होने के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि जो हमने बोला था वो हमने कर दिखाया। हमने राजनीतिक लाभ के लिए फैसला नहीं लिया है। मराठा समाज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। मराठाओं को आरक्षण मिलने से ओबीसी या किसी अन्य समाज के आरक्षण को नुकसान नहीं होगा। बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार ने मराठा समुदाय को 10% हिस्सेदारी दी है। इस बीच 10 फरवरी से मराठा आरक्षण के लिए जो अनशन कर रहे हैं मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो किया है इससे कोटा, ओवरऑल कोटा 62% हो जाएगा और इसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। मनोज जरांगे पाटिल ने बिल को लेकर के कहा है कि इसमें मराठाओं की मांग को पूरा नहीं किया गया है। आरक्षण की सीमा 50% के ऊपर इससे हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा। उनके मुताबिक मराठाओं को ऐसा आरक्षण चाहिए जो ओबीसी कोटे से हो और 50% से नीचे वाले ही रहे। जरांगे ने कहा कि सरकार को आंदोलनकारियों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। अगर ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलता तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया था, क्योंकि रिजर्वेशन की लिमिट 50% से ऊपर चली गई थी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप।